दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एलटी गेट का एग्ज़ाम तो अब हो चुका है, अब बारी है जीआईसी की और जीडीसी की। ये जो वर्णमाला का टॉपिक है, वो सभी परीक्षाओं में कॉमन है। इसलिए चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और जिसमें हिंदी व्याकरण आता है, तो वहाँ में वर्ण व्यवस्था से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को देखना न भूलिए। चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, वर्णमाला कहते हैं, ठीक, किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, वर्णों की गिनती को, शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो किसे कहते हैं वर्णमाला? ऑप्शन डी हमारा होगा राइट आंसर, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 52, 51, 53। तो कितनी है? हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसने ये जो वर्ण है इसको क्या की है, ये साफ अच्छे से बन नहीं पा रहा है ये वर्ण, एक सेकंड। इस वर्ण को मान्यता दे दी है, इसलिए पहले तो 52 थे, लेकिन अब हमारे कुल वर्ण कितने हो गए हैं? वो हो गए हैं 53। यदि ऑप्शन में 53 नहीं रहता तब हमारा उत्तर 52 होता। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है? कंठोष्ठ, मूर्धा, दंतोष्ठ, तालु। तो क्या माना जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंठोष्ठ। क्यों? क्योंकि ओ किससे मिलकर बना होता है? अ और ओ से। ठीक है, अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ऊ का उच्चारण होता है ओठ, इसलिए दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? कंठोष्ठ। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर, व्यंजन, शब्द, वर्ण। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वर्ण है। अगर सार्थक पूछ देता तब शब्द होता। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 9, 11, 12, 10। तो कितनी है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 11 है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4, 5, 2, 7। तो कितने हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 4। कौन कौन से हैं? य, र, ल और व, ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? 3, 2, 4, 5। कितने हैं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 4 हैं। कौन कौन से संयुक्त वर्ण? छ, त्र, ज्ञ और श्र। अगला प्रश्न, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? देखिए जिनके नीचे क के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये जो बिंदी है उसको हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो ये ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, गुजराती की, अरबी फारसी की, दक्षिण भाषाओं की। तो किसकी है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरबी फारसी की। अगला प्रश्न, ए और ए वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका। क्या है? ये बताना है आपको। तो ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंठ तालु। क्यों? क्योंकि अ और ई मिलाकर क्या बनता है? ए। अ प्लस ई मिला के। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और ई का क्या होता है? तालु, इसलिए ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं अच्छे से। इसके 2 ही ऑप्शन यहाँ पे हैं, अगला ऑप्शन 2 ऑप्शन अगले पेज पे। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण कैसा है? इस ब के बारे में बताना है कि ये ब है क्या? तो बताइए। देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं, क्योंकि अब आसान प्रश्न नहीं आने वाले कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। एक ही प्रश्न में कई प्रश्न ला के प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ब क्या है? ओष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, सघोष है, निरनुनासिक है। बताना है आपको क्या है। 2 ही ऑप्शन में आपका काम चल जाएगा। ख, दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निरनुनासिक। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन को। तो ब क्या है? ओष्ठ है, ये बात तो सही हो गई। और स्पर्श व्यंजन भी है, क्योंकि वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आ रहा है। और तीसरा वर्ण है, इसलिए अल्प प्राण भी है। ठीक। और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष भी होता है, इसलिए ये सघोष भी है। और निरनुनासिक भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? य, व, प, म, य, र, ल, श, ह। तो क्या होता है? य और व होता है। और देख लेते हैं इसमें भी, जो ल होता है उसको हम बोलते हैं पार्श्विक, और जो र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लुंठित बोलते हैं। आगे देखते हैं, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 3, 4, 5, 6। तो कितने आते हैं? 5। जैसे हम क वर्ग की बात कर लें, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? पहले तो आपको जानना होगा स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं।
स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, ये 5 इसके वर्ग होते हैं, ठीक? उसके बाद जान लेते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि ये जो पाँचों वर्ग उसके दूसरे और चौथे वर्ण, यानी क वर्ग की बात हम कर लें, तो क हो गया, ख, ग, घ और अंग। तो इसका दूसरा और चौथा, तो दूसरा वर्ण ये हुआ, चौथा वर्ण ये, यानी ख और घ क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण, घोष, अघोष। तो क्या होते हैं ये? ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये महाप्राण होते हैं। तो इस तरह से जो पांचों वर्ग होते हैं, वो जो दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, महाप्राण होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार क्या कैसे होते हैं? क्या वो हर्ष होती है, दीर्घ, प्लुत या तीनों? तो क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, स्वर ध्वनि मात्रा या उच्चारण के स्थान पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हर्ष, दीर्घ और प्लुत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तद्भव में, तत्सम में, शंकर में, इनमें से सभी में? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विसर्ग का प्रयोग किसमें होता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तत्सम शब्दों में ही जो है विसर्ग का प्रयोग होता है। आप ऐसे भी, यदि आपको नहीं पता है जहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, तो वो शब्द कैसा हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, इनमें से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष भी हो और अल्प प्राण भी हो। तो झ, ठ, ज, क, त। तो अल्प प्राण, ये तो दूसरा और चौथा है, ये दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक है, ज और क और त। तो ज जो है तीसरा वर्ण है, तो ये सकोच हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क और त इस दिए हुए ऑप्शन के अनुसार क्या है? अल्प प्राण है और अघोष भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क, ख, ट, ड़, य, र, च, ज। तो कौन सी हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके लिए सूत्र होता है अकुह विसर्जन नाम कंठ, यानी क वर्ग और विसर्ग और ह, इसका उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। अगला प्रश्न, हिंदी की श ध्वनि कैसी है? ये स कैसा क्या है? मूर्धन्य है, दंत है, तालव्य है, ओष्ठ है? तो क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये तालव्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है? अ, ई, आ, उ। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि जिह्वा में उच्चारण की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर और मध्य स्वर और क्या होता है? पश्च स्वर। क्या होता है? पश्च स्वर, ठीक? इनमें से भी बता चुके हैं, हम आपको एक ट्रिक बता चुके हैं कि आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। बीच का मतलब मध्य में, तो अ क्या है? बीच में, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अ, ए, इ, उ। तो कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये क्या है? व्यंजन है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? अंग, अ, आ, ई, उ, ऊ। तो कौन से हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अंग और आहा। ये क्या है? अयोगवा वर्ण है, क्योंकि इनकी गिनती ना ही स्वरों में होती है और ना ही व्यंजन में। अगला प्रश्न है, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इचु यसानम तालु। ई, च वर्ग, य और तालव्य विशेष का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। अगला प्रश्न, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, दंत, ओष्ठ। तो क्या है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कंठ होता है। अगला प्रश्न, वर्ग के तृतीय, चौथी तथा पंचम वर्णों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। तो किसके अंतर्गत रहा जाता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ देर पहले ही बात हो चुकी है कि जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। अगला प्रश्न, कौन सा अमानक वर्ण है? ख, झ, भ, ये भी झ होता है, झ और भ। तो कौन सा अमानक वर्ण है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भ, क्योंकि अब इसको मान्यता नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? संयुक्त, ऊष्म, स्वर। स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं बताना है आपको। क्या संयुक्त वर्ण होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, वर्ग, पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण होते हैं? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर,
जो पांचों वर्ग में आने वाले वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण, जिनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अगला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, ध्वनि को, अखंडित ध्वनि को, अक्षर को। बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? अखंडित ध्वनि को। पढ़ते हैं ना आप लोग वर्ण की परिभाषा? वर्ण वह ध्वनि है, वह मूल ध्वनि से खंड या टुकड़े न हो सके, तो यानी अखंडित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, अंतस्थ, ऊष्म। अंतस्थ और ऊष्म की तो बात होगी ही नहीं, किसी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। अंतस्थ में 4 आते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म में 4 आते हैं, कौन कौन से? श, 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 ह। तो ये दोनों तो होगा नहीं, बचा 2 ऑप्शन, अल्पप्राण और महाप्राण। तो पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? वो अल्पप्राण होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ये आपको बताना है। तो क्या होता है? उपमध्य नाम ओष्ठ यानी ओष्ठ होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में ई आता है यानी छोटी ई आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत, ईकारांत, इकारांत, आकारांत। तो क्या ई आता है तो इकारांत। अगला प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में री आता है उन्हें क्या कहते हैं? रिकारांत, अकारांत, रिकारांत, अकारांत। तो क्या कहेंगे उनको? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रिकारांत। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? विसर्ग, व्यंजन, स्वर, स्वतंत्र ध्वनि। तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्वतंत्र कहलाते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ और औ, उ, आ और ई। तो कौन से हैं? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ए और अ, क्योंकि संयुक्त स्वर 4 होते हैं, कौन-कौन? ए, ऐ, ओ, अ। इनको संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनकी उत्पत्ति होती है 2 स्वरों से मिलकर होती है। चलते हैं आगे। वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त, अघोष, अल्पप्राण, सघोष। तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या कहलाते हैं? अघोष। जबकि तीसरा, चौथे और पांचवें वर्ण क्या कहलाते हैं? वो सघोष कहलाते हैं। और पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है। और संयुक्त वर्ण की बात हम लोग कर ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक माना जाता है? इसकी बात तो मैंने पहले ही बता दी थी। ल, ज, व, न। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ल। ल को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक, क्योंकि जब भी हम ल का उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है वो हमारे पार्श्व भाव से, पार्श्व भाग से निकल जाती है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है किससे? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, दांत से। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नाक और मुंह से होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के उच्चारण से बना है? ठीक है, ज और ञ, ज और ञ, ज और ञ, ज और न्य। तो देखना है आपको किससे मिलकर बना है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हलंत ज और ञ से मिलकर क्या बना है? ज्ञ, जिसको हम लोग ज भी कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, ल का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा। तो ल का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्या है? दंत है। अगला प्रश्न, त व्यंजन का मानक क्रम क्या है? त क्या है ये बताना है आपको। कहने का मतलब ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये त क्या क्या है, ऑप्शन के अनुसार बताना है आपको। अघोष है, महाप्राण है, महाप्राण तो होगा नहीं क्योंकि ये पहला वर्ण है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। आगे देखते, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बाद में देखेंगे। क और ख दोनों विकल्प सही हैं, तो ये ऑप्शन भी कट गया क्योंकि पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ये कट गया तो ये भी कट गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑप्शन काट के भी लगा सकते हैं जब बहुत कम समय में करना हो तो। लेकिन इसको जानकारी के लिए हम बता देते हैं। तो क्या है? अघोष है, क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। और पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है, तो ये पहला वर्ण है, इसलिए ये क्या है? अल्पप्राण है। और दंत, इसका उच्चारण स्थान दंत है, और ये वर्गीय व्यंजन है, इसलिए स्पर्श व्यंजन भी है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, छ व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है? हलंत क और श, क और हलंत स, हलंत क और ध, हलंत ज और अ। तो किससे हुआ है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हलंत क और श से। अगला प्रश्न, स्र व्यंजन का निर्माण किन वर्णों से हुआ है? हलंत स और र से, हलंत स और हलंत र से, हलंत त और र से, हलंत स और र से। तो किससे हुआ है? ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हलंत स और र से स्र का निर्माण हुआ, जो कि एक संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत,
मूर्धा, कंठ। तो क्या है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्या है ओष्ठ है। अगला प्रश्न है, हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं? जो हल होता है इसे जिसे देखिए इस जो चिन्ह लगा हुआ है टेढ़ा, वो क्या होता है? हल होता है। तो हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं? स्वर, विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ स्वर। तो कैसे आते हैं आपको? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वो व्यंजन आते हैं। अगला प्रश्न है, श का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, मुख, मूर्धा। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दंत। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी आंसर लगा देती हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में संयुक्त वर्ण कौन सा है? छ, त, इ, य, र। तो कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि छ, त्र, ज्ञ और क्या? स्र, ये क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? य, र, व, ल, उपयुक्त में से सभी। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि य, र, ल, व, स, सॉरी य, र, ल, व से सभी चार वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच, प्लुत, हल, दीर्घ। तो किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संस्कृत जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें स्वरों को क्या कहा गया है? अच कहा गया है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत इनको रखा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में संघर्षी व्यंजन कौन सा है? श, 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 ट, त, य। तो संघर्षी कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, श, श, श। अगर इस पर संघर्षी कहेगा तो कौन सा आ जाएगा? च, छ, ज, झ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती हैं? यानी ऐसा कौन सा वर्ण है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है? कथ मतलब कहने का मतलब ही यही है। तो वो क्या है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, व्यंजन। अगला प्रश्न, क से म तक व्यंजनों को क्या कहा जाता है? संयुक्त, उष्म, हल, स्पर्श। तो क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वो स्पर्श व्यंजन कहिए या फिर वर्गीय व्यंजन कहिए। अगला प्रश्न है, त्र वर्ण किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त, कंठ, तालव्य, अंतस्थ। तो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न, छ वर्ण किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त, कंठ, तालव्य, अंतस्थ। तो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संयुक्त वर्ण। चार होते हैं कौन? छ, त्र, ज्ञ, स्र। अभी कुछ देर पहले ही बात हो चुकी है। अगला प्रश्न, अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जाता है? बताना है आपको। वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय, वर्ग का पंचमाक्षर, वर्ग का चतुर्थ अक्षर। तो अनुनासिक कौन से होते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो पंचमाक्षर होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो क्या होता है? अनुनासिक वर्ण होता है। अगला प्रश्न, किन वर्णों को न तो स्वर माना जाता है और न व्यंजन? अंग, अड़, नम यानी पंचमाक्षर, नम, यर, लव। बताना है आपको। तो कुछ देर पहले ही बात हो चुकी है अयोग वाक्य की, जिनका गिनती ना तो स्वर में होती है और ना तो व्यंजन में। दो कौन से हैं? अंग और अह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, मूर्धा है। तो क्या है व वर्ण का उच्चारण स्थान? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दंतोष्ठ है। इसको कहते हैं वकारस्य। व के लिए उच्चारण स्थान के लिए क्या है? वकारस्य, यानी दंत और ओष्ठ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण लुंठित माना जाता है? ट, र, ख, ल। देखिए इन दोनों ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन ल को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं, जबकि र को क्या बोलते हैं? लुंठित बोलते हैं। क्योंकि जैसे ही हम र का उच्चारण करते हैं हमारी जीवा क्या थोड़ी सी लुंठित हो जाती है, यानी थोड़ी लुढ़कने जैसी हो जाती है। अगला प्रश्न, ह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? ह का कंठ है, तालु है, दंत है, मूर्धा है। सो तो कुछ देर पहले ही बात हो चुकी थी। अकुह विसर्जन नाम कंठ, यानी उसमें ह भी आ रहा था। तो अ, क वर्ग, विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34, 36। बताना है आपको कितनी है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शुद्ध व्यंजन जो है वो कितने हैं? 33 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ, श। तो कौन सा नहीं है? हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा है? ये जो मूर्धन्य श है ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत, ओष्ठ, तालव्य, वर्त से। तो कौन सा है इसका उच्चारण स्थान?
छ ध्वनि का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर तालव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? देखिए ख और ग के नीचे नुक्ता लगा है, ये है या ऊ है, ए और अ है, श है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ख और ग है। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के, त्र के, छ के और ज्ञ के। तो किसके बाद आता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर क के बाद आता है। अगला प्रश्न, अघोष वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? न, ह, ज, श। तो अघोष वर्ण कौन होते हैं? प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, तो देखना है आपको कि वो कौन सा है अघोष वर्ण, और कौन कौन से होते हैं ये आपको जानना है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर श, क्योंकि स, श, श तीनों स भी क्या होते हैं? अघोष होते हैं, लेकिन जो ह होता है वो क्या होता है? घोष होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का वर्ण नहीं है? ढ, ड, ठ, ढ, ड़, घ। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर घ, क्योंकि ख किसका है? क वर्ग का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, अ, ए। इसके लिए ट्रिक हम बताए थे, आओ उल्लू पीछे पीछे। ठीक है, तो कौन सा होगा? आ रहा ऑप्शन में ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से मैंने कम से कम समय में केवल 20 या 22 मिनट लगे होंगे, इसमें पूरे 65 क्वेश्चन आपको करा दिए। प्लीज़ यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो मुझे जानते हैं पर्सनली, वो लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।